स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में पिक्चर क्या बनती है? पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा होगा, पार्टिसिपेशन का लेवल दिमाग में आता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो नॉन अलाइन मूवमेंट, करीब 120 देश तो ऐसे थे जो कि इस वर्ल्ड वॉर में एंगेज ही नहीं थे, लेकिन तब भी वर्ल्ड वॉर कहलाया। तो यानी कि अब अगर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा तो उसमें आप 2 पोल देखते हैं और पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स को देखते हैं, पार्टिसिपेटिंग नेशंस को देखते हैं कि कौन किसकी तरफ होगा। लेकिन यह समझना होगा कि एक बार या 2 बार इस तरह का विश्व युद्ध हो पाया तो वो और ये समय अलग है, तो तौर तरीके भी अलग होंगे, पार्टिसिपेशन का लेवल भी अलग होगा। शायद कुछ लोग कहें सर अब अलग टाइम है, सर 1939 से 1945 तक दुनिया बाइपोलर थी, ये वर्ल्ड वॉर का एक कारण था क्या? नहीं, ये बाइपोलर तो 1945 के बाद बना। आप कहेंगे नहीं सर, यूएस और यूएसआर, चलिए ये तो बाइपोल उसके बाद बने, लेकिन सर एक तरफ जर्मनी था, जापान था और दूसरी तरफ ये अलाइड पावर्स थी, तो यूएस यूएसआर वर्सेस तो था ना कुछ, तो वहां पर वर्ल्ड वॉर था। फिर इसके बाद कहा जाने लगा कि 1945 ऑनवर्ड्स इनके बीच में वर्सेस होगा, इनके बीच में वॉर होगा, लेकिन हुआ नहीं, वो कोल्ड वॉर कहलाया। तो क्या अब बाइपोलर है? तो ऐसा लगता है कि जब तक दुनिया में 2 पोल नहीं होंगे तब तक वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। तो आज तो दुनिया मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर का मतलब है कि आज केवल ऐसा नहीं है कि यूएस, रशिया या इंडिया, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही पोल हैं, देयर आर मैनी मोर, देयर आर मैनी पावर्स एज ऑफ नाउ, और सबका आपस में एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। जब वर्ल्ड वॉर था तो इस वजह से भी हो पाया क्योंकि लेस इंटीग्रेशन था इकोनॉमिकली, यानी कि आपस में इतना ज्यादा व्यापार नहीं था, इतनी ज्यादा अंतर्निर्भरता नहीं थी। तो शायद कुछ लोग कहें लेकिन अब तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ गया, 1995 WTO की स्थापना हो गई, अब दुनिया ज्यादा कनेक्टेड है। तो कोई ऐसे में युद्ध क्यों करेगा अगर उसकी अर्थव्यवस्था पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े? शायद कुछ लोग कहें पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी तब उतना नहीं था, यानी कि 1939 से पहले, यानी कि इंटर वॉर पीरियड की बात करें, 1914 से लेकर 1918 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। फिर उसके बाद 18 से 39 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लीग ऑफ नेशंस, लेकिन वो फेल हो गया। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं था, यानी कि एक साझेदारी नहीं थी दुनिया के विभिन्न देशों में। शायद कुछ लोग कहेंगे आज तो साझेदारी है। नाउ वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशंस एक वो छत्र है जिसके अंतर्गत हम सब हैं और हम सब का कमिटमेंट है यूएन चार्टर के प्रति, और यूएन चार्टर कहता है टेरिटोरियल एग्रेशन इज प्रोहिबिटेड। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या टेरिटोरियल एग्रेशन सही में अब नहीं होता? होता है। हम इंडिया के बॉर्डर पर देख रहे हैं, दुनिया में जगह जगह हम टेरिटोरियल एग्रेशन की वजह से युद्ध देख रहे हैं। तो क्या यह कह लेना कि 2023 में दुनिया उससे अलग है तो इस वजह से विश्व युद्ध की पॉसिबिलिटी नहीं है? देखिए, सिक्योरिटी मैट्रिक्स का एक सीधा सा रूल है, आम जनता इस पर ज्यादा सजग हो या ना हो, सजग ना होना भी चलता है आम जनता का, बट पॉलिसी मेकर्स, द पीपल हु आर डेस्टिन्ड टू रूल, they cannot actually be laxidal about it because they have to think of worst possible scenario and then they make strategies. So we have to develop our analysis on these lines. हमें उस तरीके से अपने विश्लेषण को करना होगा, अपनी समझ को बनाना होगा। No more world wars. तो कुछ पॉइंट्स हैं उसके फेवर में कि अब क्यों विश्व युद्ध नहीं होगा। तो मैं हर एक पॉइंट को बताऊंगा इस डिबेट को और फिर उसमें कटाक्ष भी लेकर आऊंगा, तो आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहती है कि अगर दुनिया में देश आपस में बहुत ज्यादा निर्भर हो गए, अंतर्निर्भर हो गए, इसका मतलब है जैसे कि अगर आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में आपको रॉ आयरन चाहिए, वो दूसरे देश से आ रहा है जी, आपको सोलर सेक्टर में सोलर सेल चाहिए, वो दूसरे देश से आ रहा है जी,
कई सारे इनपुट प्रोडक्ट्स चाहिए वो दूसरे देश से आ रहे हैं, कई सारे फाइनल प्रोडक्ट्स चाहिए वो दूसरे देश से आ रहे हैं। आपके कई सारे व्यापार इस वजह से चल पा रहे हैं क्योंकि आप उन सामानों को दूसरे देश में बेच रहे हैं या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे देश को, यानी कि आपके लोगों की मेटीरियल वेलबींग यानी कि आर्थिक जरूरतें इस वजह से पूरी हो रही हैं क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आप अब युद्ध पर नहीं जाओगे। दैट वॉज अ प्रोफेसी विच वॉज मेड। ये एक कहा गया था कि ऐसा ही होगा जी, अब दुनिया में अंतर्निर्भरता ले आओ फिर युद्ध नहीं होंगे, ये थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस कहती है। लेकिन जब मैं एनालाइज करता हूं रीसेंट इवेंट को, एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कितने सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। रशिया, यूक्रेन और ईयू का जरा मैट्रिक्स देखिए। ईयू सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। ईयू इस यूएस के नेटो नेटवर्क में है। मैं यूएस का कह रहा हूं क्योंकि यूएस सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है नेटो में। रशिया वाज अगेन एंड अगेन सेइंग कि मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, केवल मेरे बॉर्डर पर नेटो फोर्सेस आनी नहीं चाहिए। तो यूक्रेन, यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ नेटो, इट इज अबाउट माई सिक्योरिटी, इट इज अबाउट माई एग्जिस्टेंस, एंड ऑन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ माई बॉर्डर मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स आर बेस्ड, तो ये मेरी आर्थिक और मेरी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्टिल ईयू, यूएस, नेटो, दे वर गिविंग सपोर्ट टू यूक्रेन। और उसके बाद हम रशिया का यहां पर इन्वेजन देखते हैं, रशियन ऑपरेशन देखते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ईयू इंटरडिपेंडेंस रखता था या नहीं रखता था रशिया के साथ? रखता था। अरे कितने सारे जो एनर्जी है वो कहां से आ रही थी? रशिया से आ रही थी। वीट, यूक्रेन, तो यानी कि वीट, फर्टिलाइजर, एनर्जी, इस नेटवर्क में पूरी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी बिल्कुल वैलिड बैठ रही थी। इस वजह से दुनिया के कई एक्सपर्ट कह रहे थे कि जब रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर फोर्सेस को बढ़ाया कि कुछ नहीं होने वाला। अरे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी पढ़ी हुई है हमने, हम एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, देखो वी कैन कोट दिस स्कॉलर। लेकिन हुआ क्या? इन्वेजन। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर यह कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी इनवैलिड हो गई? यहां पर भली एनर्जी सप्लाईज की डिपेंडेंस थी, बट स्टिल द वॉर इज गोइंग ऑन, सप्लाई चेन्स आर ऑन रिस्क। दुनिया में सबसे ज्यादा इसका जो इंपैक्ट हुआ वो गरीब देशों पर हुआ। जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग नेशन हैं, अंडर डेवलप्ड नेशन है, वहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ क्योंकि वहां पर एनर्जी अब महंगी हो गई। ईयू के देश, पैसे वाले देश, इन्होंने तो वर्ल्ड एनर्जी पूल से ज्यादा एनर्जी खरीद ली और इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया कि चलो हम रशिया से नहीं लेंगे, हालांकि रशिया से रूट हो रहा है। द पॉइंट इज दिस थियरी स्टैंड्स फेल्ड। तो एश्योरिटी नहीं है कि इस थ्योरी के बहाने आप नहीं बैठ सकते कि वॉर नहीं होगा जी। फिर इसके बाद एक और थ्योरी आई, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, कि अगर डेमोक्रेसी वर्ल्ड में इंक्रीज होगी तो इट इज लेस लाइकली दैट नेशंस आर गोइंग टू एंगेज इन वॉर। पूछा भाई कैसे, जरा ये तो बता दो, ऐसा कैसे? तो कहा कि जिन देशों में डिक्टेटरशिप होती है ना, वहां पर डिक्टेटर अपनी मनमर्जी से अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आम जनता से पूछता नहीं है और वॉर में झोंक देता है आम जनता को। लेकिन अगर लोकतंत्र होगा तो लोकतंत्र में लोगों की पहली प्राथमिकता उनकी बेसिक जरूरतें हैं। अगर वॉर से उनकी बेसिक जरूरतें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं तो व्हाई वुड पीपल फेवर वॉर? तो आप भी कहेंगे लॉजिकली करेक्ट है सर, इंप्रेस हो गए कि डेमोक्रेसी इंक्रीज होगी तो सर ये जो चांसेस ऑफ वॉर हैं तो डिक्रीज हो ही जाएंगे। लोग क्यों चाहेंगे वॉर पर जाना? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, फेमस थ्योरी बाय रॉबर्ट डॉयल। कहा जाता है कि ये जो थ्योरी थी मिस्टर डॉयल ने, ये शायद अमेरिका के खुद के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए दी थी। ये अपने आप में एक डायकोटॉमी है, विरोधाभास है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी बढ़ेगी तो दुनिया में शांति आएगी। अब जहां जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर डेमोक्रेसी को स्थापित करने का जिम्मा किसने ले लिया? यूएस ने ले लिया। और यूएस का जो इंटरवेंशन था इराक में वाज गेटिंग जस्टिफाइड। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि आप इंटरवीन नहीं करेंगे, यूएस कह रहा करेंगे, कर दिया इंटरवीन। इराक, क्या वहां पर जिन आरोपों के आधार पर इंटरवीन किया गया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिलेंगे वहां पर? मिले? नहीं मिले। और यूएस के साथ कई सारी यूरोपियन पावर्स ने अपना पैसा, अपने लोगों को वहां पर भेजा।
कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे वहां पर, और उसके अगर हमने इराक में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी फिर तो बस दुनिया में शांति है, मिडिल ईस्ट में शांति है। लेकिन क्या वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो पाया? नहीं। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। टेक एग्जांपल ऑफ लीबिया, टेक एग्जांपल ऑफ सीरिया। तो दुनिया में हो क्या रहा है? शांति की ये थ्योरी एक्चुअली वॉर को जस्टिफाई करने के लिए यूज की जा रही है। दिस इज हैपनिंग। और क्यों हो रहा है ये? तो यहां पर मुझे याद आता है मैकियावेली, यहां पर याद आता है चाणक्य। कहते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर स्ट्रगल, इंक्रीजिंग पावर, मैनेजिंग पावर। दैट्स व्हाट पावर पॉलिटिक्स इज। और वर्ल्ड में यही होता है। एक और थियरी है जी, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, उर्फ आज के समय में अगर एग्जांपल दे दें तो यूनाइटेड नेशंस। कहा गया कि अगर यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं बन जाए, वुडरो विल्सन की एक फेमस स्पीच थी, वहां से आइडिया पॉपुलर हुआ था। कहा कि फिर तो दुनिया में शांति बहाल हो जाएगी। आप कहेंगे ये कैसे होगा जी? तो जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के सपोर्टर हैं वो आज भी कहते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मानकों के हिसाब से चलना चाहिए, हमें यूएन के हिसाब से चलना चाहिए। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो शायद आपको याद आ रहा होगा रीसेंट एससीओ समिट 4-5 मई गोवा, व्हाट पाकिस्तान एंड चाइना वाज सेइंग। दे वर सेइंग कि भारत को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर वाला जो मुद्दा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तो वो शब्द ही नहीं यूज करते, कहते हैं कश्मीर वाले मुद्दे को शांति से सुलझाना चाहिए, यूएन के मानकों के हिसाब से सुलझाना चाहिए। यहां पर शांति, नॉन एग्रेशन की बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भाई आप तो एक स्पोक्स पर्सन है टेररिज्म की इंडस्ट्री के। और चाइना क्या बात कर रहा है? चाइना अगर शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात कर रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग इन साउथ चाइना सी, व्हाट इज हैपनिंग इन अरुणाचल प्रदेश, व्हाट इज हाउ यू एक्चुअली आर टेकिंग दिस चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चिन स्लैश अक्साई हिंद, क्या चल रहा है ये? सो इस दुनिया में जिसके पास शक्ति है ना, वो अपने फेवर में थियरी बनाता है और जस्टिफाई करता है। कुछ ऐसा है, ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है। लेकिन जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, ये आदर्शवादी लोग कहते हैं कि अगर ऐसी संस्था बन गई तो शांति आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर लॉजिकली समझाइए कि लोग मान कैसे जाते हैं? देखिए, ये आइडिया कहता है कि यूएन एक छत्र है और छत्र के अंदर सारे के सारे देश हैं, सारे देश। कोई अगर देश माना जाएगा तो इस आधार पर माना जाएगा कि आप यूएन के मेंबर हैं कि नहीं। और ऐसे में इफ वन नेशन ट्राई टू बी एग्रेसर ओवर अदर नेशन, देन ऑल अदर नेशंस, यानी कि उसके बाद बाकी सारे देश एक साथ होकर इसको सबक सिखाएंगे। और क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, कि ऐसे में फिर ये हिम्मत नहीं करेगा आगे से एग्रेसर बनने की। तो ये फॉर्मूला दिया गया था कि इससे शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन ये सारे देश एक्ट करेंगे इसके खिलाफ, जो एग्रेशन करेगा ये फैसला लेगा कौन? यूएन में लेगा यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 देश हैं और 5 देशों में आपस में ही नहीं बनती। यहां पर एक तरफ ये डिवाइडेड है, रशिया चाइना, और दूसरी तरफ आपके वेस्टर्न पार्ट्स। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो ये फॉर्मूला ही फॉल्टी है। इस यूएन का इस्तेमाल इन यूएनएससी वाले नेशंस ने अपने फायदे के लिए किया है। तो हम देख सकते हैं कि यूएन जो है, बाकी कई सारे एरियाज में यूएन ने काफी सक्सेस हासिल करी है, केवल एक एरिया में फेल हुआ है, जिस एरिया के लिए यह बना था, यानी कि शांति की स्थापना। देख सकते हैं बाकी सब काम कर रहे हैं। आप कहेंगे सर यूएन जस्टिफाई कैसे करता है इसको? यूएन कहता है कि देखो, शांति का मतलब आप समझे नहीं। शांति का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि कहीं गोलीबारी रुकवा देंगे हम, कहीं युद्ध को रुकवा देंगे हम, ये शांति नहीं है। इसका जिम्मा ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है। यूएन कहेगा कि एक्चुअली देखो, हम सब्सटेंशियल आइडिया ऑफ पीस पर काम करते हैं। एंड सब्सटेंशियल आइडिया ऑफ पीस क्या है? आप कहोगे जरा ये भी समझाओ। तो यूएन कहेगा हम विकास के लिए काम करते हैं। आप कहोगे विकास कौन है ये? तो यूएन इज सेइंग देखो, डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव टर्म, सो we work on hunger, we work on peace building process, we work on so many areas. If we develop society, if we remove poverty, then gradually we are going to have a peaceful world. So that is idea of UN, but we should respect कि at least उस दिशा में काम तो हो रहा है। लेकिन यहां पर हमारी इस वीडियो का मुद्दा है कि वॉर रुक सकते हैं क्या? नेक्स्ट वॉर बड़े स्तर पर हो सकता है क्या? तो वॉर है क्या?
डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। अपोजिंग एम्स होते हैं जब दो पार्टीज के या मल्टीपल पार्टीज भी आपस में वॉर में एंगेज हो सकती हैं। एम अलग अलग हैं, उनको लगता है कि वॉर में जाना चुप बैठने से ज्यादा बेनिफिशियल है। अब कॉन्फ्लिक्ट किस किस तरीके हो सकते हैं, देखिए समय के हिसाब से बदलता है। आज अगर आप सोचते हो कि वॉर केवल तब होगा जब डिक्लेयर हो जाए ऑफिशियली वॉर, हालांकि व्हेन वी टीच इंडियन पॉलिटी देन वी सेज दैट द टर्म वॉर इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन पार्लियामेंट गिव्स सच अप्रूवल कि हां ऑफिशियली हम वॉर पे गए हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वॉर एज अ कॉन्सेप्ट देन वी शुड नो कि चाहे फुल ब्लॉन तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस ना लड़ रही हो अभी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट डायमेंशंस में वॉर चल रहा हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे? फॉर एग्जाम्पल साइबर, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज अ वेरी बिग टर्म। अगर आपको दूसरे देश को सब्जुगेट करना हो तो फेमस चाइनीज थिंकर सुन त्सू अपनी बुक आर्ट ऑफ वॉर में कहते हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाए बिना अगर तुम दुश्मन को हरा दो तो तब हो तुम असली स्ट्रेटेजिस्ट। और चाइना इसका इस्तेमाल करता है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाए बिना अगर तुम दुश्मन को हरा दो, कैसे हराओगे? बाय मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन यू एंड कंटिन्यूअसली कटिंग ऑफ देयर चांसेस ऑफ राइजिंग। आपको नहीं लगता कि अगर कंटिन्यूअस ऐसे एफर्ट चाइना कर रहा है या ऐसे एफर्ट कोई देश कर रहा है आपके खिलाफ, तो एक्चुअली वॉर चल रहा है। बम का इंतजार मत करिए, जमाना गया, नए तरीके हैं। वो तरीका भी इस्तेमाल होता है, नए तरीके भी इस्तेमाल होते हैं। तभी हम कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी, नाउ सिक्योरिटी एज द टर्म हैज इवॉल्व्ड एंड वी टॉक अबाउट हाइब्रिड सिक्योरिटी। खुद नेटो ने अपने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहा कि अब हाइब्रिड सिक्योरिटी के कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिस पर खुद नेटो फोर्सेस नाकाफी हैं। अगर नेटो फोर्सेस नाकाफी कह रही हैं तो सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है ये दुनिया की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अगर आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कंट्रोल कर ली जाए और उसके बेसिस पे बिल्ड कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएट misconceptions, subjugation, limit your ability to rise in a particular sector, तो डेफिनेटली दैट्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसी से कनेक्टेड फिर एक और आइडिया है सिविल सोसाइटी में वॉरफेयर, मतलब कुछ भ्रांतियां फैलाओ और अंदर से ही देश को कमजोर कर दो। इकोनॉमिक वॉरफेयर, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाओ और फिर इकोनॉमिकली क्राइसिस स्टार्ट कर दो। तो अब अटैक जो होगा वो अटैक बॉम्ब और मिसाइल से ही नहीं होगा, वो तो लास्ट में इस्तेमाल होंगे। अटैक होगा इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज का। तो आज की दुनिया में जो सिक्योरिटी डायमेंशन के एक्सपर्ट होंगे वो केवल आपके वो नहीं लोग होंगे जिनके पास हथियार है, जिनके पास बॉम्ब है, इसको समझने की या इसको चलाने की समझ है। वो भी होंगे जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी होंगे जो शार्प पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं। आज वो भी डायरेक्ट काइंड ऑफ वॉर स्ट्रेटजीज को बना रहे हैं। तो ये बात आपको कनेक्ट हो गई होगी। हीगल ने कहा था, फेमस प्रशियन पॉलिटिकल थिंकर, उन्होंने कहा था वॉर इज नेसेसरी, वॉर जरूरी होते हैं। क्यों? आप कहेंगे बड़ा खराब आदमी है। उनका कहना था कि हकीकत यह है कि वॉर प्योरीफाई करते हैं किसी देश को। प्योरीफाई कैसे? उनका कहना था कि समय समय पर देश को चाहिए कि उसके अंदर में कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो कि खराब हो चुके हैं, जिनको हटाने की जरूरत है, जहां करप्शन है। उनका कहना है कि जब देश में समाज आपस में गैप देखता है तो ऐसे में व्हाट दे डू, दे एक्चुअली यूनिफाई। व्हेन दे आर हैविंग एन एनिमी इन फ्रंट ऑफ देम देन दे यूनिफाई एंड दैट्स द वे दे प्योरीफाई देयर नेशनलिस्टिक स्पिरिट, दे यूनिफाई। तो यूनिफिकेशन के लिए भी वॉर जरूरी होता है। आप कहेंगे कि नहीं हमें ये यूज नहीं करना चाहिए। आप यूज मत करना, दूसरा करेगा। जैसे कहा जाता है कि जैसे ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ जनता पर कमजोर होती है तो शी जिनपिंग वहां पर अल्ट्रा नेशनलिज्म की डोज दे देते हैं, बॉर्डर पर कन्फ्रंटेशन को बढ़ा देते हैं। और वहां पर चाइनीज डेली ऐसी न्यूज छापता है कि इंडिया इंटरवीन कर रहा है चाइना में और शी जिनपिंग प्रोटेक्ट कर रहे हैं चाइना की टेरिटरी को। और
जो जनता है वो इस न्यूज को खरीद भी लेती है, इस न्यूज को कंज्यूम भी कर लेती है और लगता है कि शी जिनपिंग ही बचा सकते हैं चाइना को। तो दैट्स हाउ नेशंस यूज इट। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि दुनिया में हर समय पर यह समझना चाहिए कि आपकी सुरक्षा केवल आपके हाथ में है। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव इसको स्टेटिज्म भी कहता है कि अल्टीमेटली सेल्फ हेल्प इज द ओनली हेल्प यू हैव। क्योंकि जो दूसरे देश हैं जिनके भरोसे आप बैठे हो वो आज आपके साथ हैं जब उनका कोई बेनिफिट है। जैसे ही उनका बेनिफिट किसी दूसरे देश से होगा, आप कॉल करोगे वो कॉल भी नहीं उठाएंगे। तो सेल्फ इंटरेस्ट मैटर करता है। तो ऐसे में सेल्फ हेल्प इज द ओनली हेल्प यू हैव। एंड नेशंस ईदर प्रिपेयर फॉर वॉर और दे एंगेज इन वॉर। दे आर टू स्टेजेस। इसके अलावा जो आपको लगता है कि अभी वॉर नहीं चल रहा है तो शांति है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वहां पर प्रिपरेशन फॉर वॉर चल रहा है, प्रिपरेशन फॉर कन्फ्रंटेशन चल रहा है। और मैंने क्या कहा, प्रिपरेशन फॉर वॉर का मतलब केवल मिसाइल नहीं है। मिसाइल की तो प्रिपरेशन चलती रहती है, आप सब देखते रहते हैं, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया। वी एक्चुअली कंटिन्यूअसली अपग्रेड आवर मिलिट्री, आवर आर्सेनल्स, राइट। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं दुनिया में, और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो कन्फ्रंटेशन होना लाजमी है। और ऐसे में हर देश चाहेगा कि अपने चांसेस को इंक्रीज करे और दूसरों के चांसेस को रिड्यूस करे। दूसरे के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए मार्केट, टेक्नोलॉजी, वेपन, हर जगह पर वो माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो कई बार वॉर इस वजह से भी होते हैं कि जिससे कि दूसरे के चांसेस ऑफ ग्रोथ को रिड्यूस कर दिया जाए। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि ऑफेंसिव रियलिज्म इज द ओनली डिफेंस स्ट्रेटेजी। यानी कि दुश्मन इतना मजबूत ही क्यों हो मार्केट से, टेक्नोलॉजी से, वेपन से, कि वो आगे जाके तुम्हारे लिए समस्या बने। तुम पहले से ही ऑफेंसिव हो जाओ और उसकी इन कैपेबिलिटीज को कट शॉर्ट कर दो। तो दैट्स हाउ वॉरफेयर स्ट्रेटेजी वर्क्स इन दी वर्ल्ड। अब ये कुछ आर्टिकल्स हैं, बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 फियर। ये यूके एक्सप्रेस ने आर्टिकल दिया था, वार्निंग इंडिया में इन्वेड पाक टेरिटरी, ड्रैगिंग चाइना इनटू कॉन्फ्लिक्ट। आप इनकी लैंग्वेज ही देख लीजिए, ड्रैगिंग चाइना इनटू कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अगर हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अपना भाग ले रहे हैं तो हम चाइना को ड्रैग कर रहे हैं। मतलब बकवास बात है ये। टेकिंग ओवर पीओके इज वॉर विद चाइना इन पाकिस्तान। देन दे आर सेइंग कि बीजेपी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है जिसकी, तो उनका वादा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर टू बी इंटीग्रेटेड फाइनली इनटू इंडिया। तो ऐसा हो सकता है कि just before election something can happen. Now US must offer full support to India in case of conflict with China. अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मुद्दा नहीं है, मस्तक है देश का, और मस्तक पर डिबेट नहीं होती। So this is the message which we gave, obviously in different words, to Bilawal Bhutto in Shanghai Cooperation Organization recent meeting in Goa. चाणक्य ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं, यानी कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। वो कहते हैं आदर्शवाद के भरोसे तुम अपनी देश की सुरक्षा को नहीं रख सकते, नहीं तो देश का हिस्सा दूसरा देश ले सकता है, जैसे कि अक्साई चिन्ह। यू डोंट काउंट बेनिफिट्स जब मस्तक की बात हो। मुद्दा नहीं है, मस्तक है पीओके। हिस्टोरिकल मिस्टेक है जिसको करेक्ट करने की अब जरूरत है। अब इसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी जरूरी है। क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है? जनरली आपके दिमाग में आता है कि भारत डायरेक्ट अपनी मिलिट्री को भेजेगा और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का भाग बन जाएगा। दैट्स नॉट द ओनली स्ट्रेटजी एंड दैट्स नॉट द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज बीइंग द वॉइस ऑफ दीज पीपल। ये गिलगित बल्तिस्तान एरिया के लोग हैं जो भारत के साथ होने की डिमांड रखते हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है, भाई वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की तो बात कर कर गए हैं ना चाइना और पाकिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो किस देश का या कैसी पॉलिटिकल यूनिट का भाग बनेंगे। क्रीमिया आपको याद होगा, क्रीमिया में रशिया की फोर्सेस इंटरवीन करती हैं, पार्लियामेंट पर रशिया का झंडा लगाती हैं, यूक्रेन का हटाती हैं, जनता से जनमत संग्रह कराती हैं और जनता कहती है हेल रशिया, मदर रशिया, रशिया का भाग बनेंगे हम। तो यानी कि फर्स्ट वी हैव टू एंश्योर दैट दिस बेस इज व्हाट वी हैव टू लिबरेट, यानी कि इनको अपने देश में वापस लाना है। गिलगित बल्तिस्तान जैसी दिमाग में आता है तो लोगों को अमूमन ये स्ट्रगल ही याद आता है। बट मैं दिखाना चाहूंगा कुछ इमेजेस के थ्रू क्या है गिलगित बल्तिस्तान।
एक इंटरनेशनल टूरिज्म मैगजीन के अनुसार गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का वह रीजन है जिसमें अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म का पोटेंशियल है। पाकिस्तान की सरकार ये भी प्रॉपर नहीं कर पाई। गिलगित बल्तिस्तान के लोग रिसोर्सेस के होते हुए भी चाइनीज कॉलोनी बनने पर मजबूर हो गए हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से जा रहा है और उससे ये जो ब्यूटी है ये इसको भी खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान माय फ्रेंड्स, ये है गिलगित बल्तिस्तान, जन्नत है गिलगित बल्तिस्तान, चाइना बिगाड़ने पर तुला हुआ है। तो यानी कि इंडियाज पीओके इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम 3 एंगल्स। सिक्योरिटी एंगल भी है। अगर आप इतिहास उठाकर देखो तो कहा जाता है गिलगित वाली जो एरिया है, हिंदू कुश को अगर हमने सिक्योर करा तो इस तरीके से हम नदर्न रीजन से अपने आप को सिक्योर करते आए हैं। यहां पर इकोनॉमी एंगल भी है, कारण जैसे ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का फुल्ली हिस्सा बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा भाग बनेगा, तो उसके बाद हम सेंट्रल एशिया के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेंगे। माय फ्रेंड्स, अभी हम किस तरह की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं? एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर देंगे, वेस्ट एशिया पॉलिसी की बात कर देंगे। कभी आपने सुना है कि इंडिया का विजन फॉर यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया को इंटीग्रेट करना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से? कभी ये स्ट्रेटजी के बारे में सुना है? ये मेरी प्रेडिक्शन है कि आने वाले 10 सालों में आप ऐसा सुनेंगे। कारण यूरेशिया का मतलब है कि यूरोप से एशिया को कनेक्ट करना है थ्रू लैंड रूट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करना है। केवल चाइना यूरेशियन स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा। हम कैसे बनाएंगे? जैसे ही ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो पार्ट है ये जैसे इंडिया का बनेगा तो जाहिर सी बात है कि नाउ यू विल हैव डायरेक्ट कनेक्शन टू दिस सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया से कनेक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है वो हर्टलैंड थ्योरी है एक जियोपॉलिटिक्स की, जो कहती है कि जो सेंट्रल एशिया है वो ऐसा हब है जिससे यूरोप एंड एशिया की सारी मार्केट्स, सारा एरिया कनेक्ट करता है। तो इससे कनेक्शन का मतलब है रिसोर्सेज, मार्केट, जियोपॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप्स इन योर फेवर। कल्चर एंड हिस्ट्री का एंगल भी है, तो इस वजह से भी पीओके को पार्ट बनना होगा। यहां पर आप कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। ये आपका बैच PSR ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऐसे P2I बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो त्यागी लाइव आप कोड लगाएंगे तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर जर्नी नाउ। अब जरा ये रिटोरिक्स देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि पीसफुल वे में सेटल करना चाहिए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने चाहिए। हमारा सीधा सीधा जवाब है कि यू हैव टू वैकेट इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे ऐसा लगता है कि जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है जो वेस्टर्न मीडिया ने फैलाया है वो भारतीयों की रगों में जानबूझकर डाला गया है। एंड दैट इज व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग आवर हिस्ट्री, आवर इंपोर्टेंस, आवर जियोपॉलिटिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेस्ट। पश्चिम के आधार पर हम सोच रहे हैं। जब मैं कई जगह पर इस बात को डिस्कस करता हूं तो आज भी कई लोग कहते हैं कि मिलेगा ही क्या। फिर मैं कहता हूं कि मुद्दा नहीं है, मस्तक है और उस पर डिबेट नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये सुनना कि कैसे वो भारत की हिस्ट्री, कल्चर, भारत की इकोनॉमी, भारत की जियोपॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, तो यू कैन नाउ कोट लार्जर यूरेशियन विजन, दैट यूरेशियन स्ट्रेटजी दैट इंडिया इज गोइंग टू हैव व्हेन POK is finally integrated। यहां पर हमने कहा था कि जो G20 की मीटिंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं, G20 की मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया का जवाब था कि भाई आप होते कौन है कहने वाले? आप सबसे पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली कर दीजिए। पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है 1994 का जो ऑफिशियली कहता है कि यह भाग हमारा है और इसे हम लेंगे। और पिछले कुछ सालों में डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक जॉइंट एक्चुअली यहां पर मत है कि ये फाइनल इंटीग्रेशन हमें करना है, यानी कि 1994 के पार्लियामेंट के जो रेजोल्यूशन है उसको हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये स्टेटमेंट थी, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो शायद कुछ लोग इस बात को पैसिफिस्ट मोड में ले लेते हैं। देखिए, हम डायलॉग डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हम प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात करते हैं, यानी कि भारत का इस समय अपनी शक्ति को बढ़ाने का है। मैंने क्या कहा कि POK डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन ऐसे नहीं, स्टेप्स होंगे। और कई बार यह भी कहा जाता है कि अगर आप क्लियर कट बता दो कि क्या आपकी पॉलिटिक्स है तो फिर क्या खाक आपकी पॉलिटिक्स है? नाउ 1963 एक्चुअली पाकिस्तान सीडेड दिस शक्सकम वैली टू चाइना, और इससे एक्चुअली शुरुआत होती है कि चाइना
को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी स्टेक मिल जाता है। ये उस तरीके से हो गई बात कि 1962 के 63, यानी कि जब पाकिस्तान को लगा कि शायद चाइना को इसमें स्टेक देने से नाउ चाइना यहां पर और ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग करेगा, तो शायद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर इलीगल कब्जा जो है वो भी शायद ज्यादा समय तक चल पाएगा। सीपैक जो कॉरिडोर है, अब यहां से जो एंगल कनेक्ट होगा, जो मेरे आज के एनालिसिस का कोर है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसका कारण POK हो सकता है, ना कि ताइवान। ये एंगल अब आपको क्लियर होने लगेगा। देखिए, चाइना इस पिक्चर में दोनों जगह है, चाहे POK हो और चाहे आपका ताइवान हो। कारण राइवलरी जो है मेजर वो यूएस और चाइना में बनकर आ रही है। चाइना को काउंटर करने के लिए काउंटर वेट समझता है यूएस इंडिया को। केवल यूएस ही नहीं, यूरोप के कई देश चाहते हैं कि इंडिया शुड बी स्ट्रेंथन्ड इन दिस रीजन बिकॉज इंडिया हैज दिस पॉलिसी ऑफ रेस्पेक्टिंग इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल लॉज। तो ऐसे में जो सीपैक है, चाइना इसको अपनी प्रोस्पेरिटी से जुड़ा हुआ देखता है। तो ऐसे में अगर जैसे ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का भाग बनेगा तो जाहिर सी बात है सीपैक तो वहां से जाएगा नहीं, यानी कि यहां पर कशगर से लेकर जो ग्वादार तक का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन वहां पर फिर पूरा नहीं होगा। तो इससे चाइना को खासा नुकसान होगा। तो चाइना चाहेगा कि अगर $50 बिलियन, $60 बिलियन का नुकसान हो रहा है और इंटरेस्ट लगा के एक्चुअली पाकिस्तान से वसूलने $80 बिलियन, तो युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध में अगर लग गए मान लो $20 बिलियन, $30 बिलियन, तो मॉनेटरीली भी देखें तो फायदा है। ऐसा वो इसको सोच सकता है। मॉनेटरी, अगर केवल मॉनेटरी रीजंस की बात करूं, अभी स्ट्रेटेजिक एंगल पर तो बात करेंगे, लेकिन अगर ताइवान की बात करूं तो ताइवान पर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में जाना चाइना के लिए इकोनॉमिकली नुकसानदायक है। कैसे, अभी आपको पता लगेगा। ये यूके की मीडिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो हाई स्टेक इन्वेजन कर सकती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। दे आर यूजिंग द वर्ड इन्वेजन। खैर, एक बात तो अच्छी है कि वो प्रोबेबिलिटी तो समझ रहे हैं, राइट, नजाकत तो समझ रहे हैं वो समय की। नाउ इंडिया को काउंटर वेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट है जो यूएस से पब्लिश हुई है, जिसमें यूएस के मिलिट्री ऑफिशियल्स व उनके सीनेटर दोनों मौजूद थे। इनका कहना है कि यूएस अब स्टेप अप करेगा इंडिया के साथ अपने एफर्ट्स को इन को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। ये इंडिया की डिफेंस इंडिजनाइजेशन स्ट्रेटजी के लिए अलाइन करता है। जैसे इंडिया इस POK वाले एक्शन को करेगा तो जाहिर सी बात है वी हैव टू फाइट दिस टू प्रोंग्ड वॉर। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो हम उस समय डिपेंड नहीं हो सकते कि रशिया से सप्लाई आनी है जी, यूएस से सप्लाई आनी है जी। उससे पहले हमें इस पर स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। तो दिस रिपोर्ट इज सेइंग कि यूएस को ऐसा करना चाहिए। डिटरेंस यूएस दो तरीके से इंडिया को हेल्प करेगा, एक डिनायल है, एक डिटेक्शन है। डिनायल का मतलब यह होता है कि चाइना जिस एरिया में राइज कर सकता है, आप इंडिया को इतना राइज दे दो, इंडिया को उसमें इतना स्पेस दे दो जिससे कि चाइना राइज ना कर सके। तो इसमें इंडिया के लिए बेनिफिट है, राइट। यूएस इज डूइंग दिस फॉर इट्स ओन बेनिफिट, लेकिन इंडिया का यहां पर बोनस बेनिफिट हो रहा है, तो इंडिया को लेना चाहिए। डिटरेंस बाय डिटेक्शन, यानी कि इंडिया की जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज हैं वो उनको इतनी मजबूत हो जाएं कि अगर चाइना जो एक्टिविटीज कर रहा है इस एरिया में, तो इंडिया को पहले ही पता लग जाए। यूएस और रशिया दोनों का सपोर्ट भारत को मिलने की संभावना है। कुछ लोग सोचेंगे सर रशिया चाइना के साथ है। देखिए, रशिया और इंडिया का जो क्लोजनेस है, या फिर हम कहें कि दोनों के जो बेनिफिट्स हैं साथ रहने में, वो रशिया और चाइना के बेनिफिट से कहीं ज्यादा है। अभी चाइना और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो मेजर सेलर और बायर का रिलेशनशिप है। रशिया को यह भी पता है कि खुद रशिया के जो बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन आर्कटिक रीजन, तो ऐसे में चाइना एक मेजर थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में। चाइना एक मेजर कंटेंटर हो सकता है, क्योंकि चाइना चाहता है आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस को, लेकिन इंडिया वो नेशन नहीं है। तो इंडिया के साथ रिलेशन मजबूत करना बेनिफिशियल है। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप है, तो उस एंगल से रशिया एंड इंडिया पार्टनरशिप कैन बी अ स्कोप। रशिया ऐसा हो सकता है कहे कि चाइना के खिलाफ हम अपनी आर्मी को नहीं भेजेंगे, बट जो टैक्टिकल सपोर्ट है, जो वेपन सपोर्ट है, उसके प्रोमिसेस को हम बनाकर रखेंगे। तो स्ट्रेटेजिकली दिस इज देयर। रशिया के अलावा यूएस और इंडिया का एंगल मजबूत है। कारण फेमस पॉलिटिकल थिंकर सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा था कि चाइना को काउंटर करना यूएस की एग्जिस्टेंस की बात है। तो अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना है तो इंडिया को सपोर्ट करना है डिफेंस में, राइट। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के केस में रशिया का एंगल है। दिस इज द केस ऑफ चाइना, राइट। यहां पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर एक न्यूक्लियर शैडो बनी हुई है
इस रीजन में, क्योंकि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों ही न्यूक्लियर नेशंस हैं। और पिछले कुछ समय में जो पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अटैक हुए और फिर भारत का रिप्लाई आया, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर थ्रेट का एस्केलेशन बढ़ गया है। यहाँ पर यूएस चाइना एंगल भी है। जैसे चाइना का कहना है कि यूएस जो है साउथ एशिया में डिस्टेबिलिटी ला रहा है, ये चाइना का कहना है। कैसे? वो कह रहा है कि जब से इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील हुई है, जब से यूएस इंडिया की पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनी है कि इंडो पैसिफिक में यूएस एंड इंडिया काउंटर करेंगे चाइना को, जब से एक क्वाड आया है, तो ये चाइना का आरोप है कि यूएस तुम हमारे एरिया में आकर डिस्टेबिलिटी कर रहे हो। यहां पर यूएस का कहना है कि चाइना तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट इज दिस BRI, तुम पाकिस्तान को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हो और पाकिस्तान हार्बर कर रहा है टेररिज्म को। तो यानी कि यहां पर भारत और अमेरिका एक साथ वर्सेस चीन और पाकिस्तान, ये एंगल बनेगा जब पॉसिबिलिटी बनेगी। ताइवान के साथ वॉर पर जाना ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब है कि फायदा नहीं है चाइना को। कारण, अगर चाइना ने अटैक भी कर दिया ताइवान पर, तो मिलेगा क्या? एक टाइनी रीजन। चाइना का कहना है कि देखो अटैक क्यों ही करें, वो तो हमारा भाग है ही। ये इस तरह के एक्चुअली नैरेटिव फैलाए जाते हैं। वास्तविकता ये है कि अमेरिका भी यहां पर डिफेंसिव स्ट्रेटजी खेल रहा है, चाइना भी डिफेंसिव स्ट्रेटजी खेल रहा है। यानी कि कई बार जो मिलिट्री प्रोनेस शो करी जाती है वो इस वजह से करी जाती है कि सही मायने में हमें मिलिट्री का इस्तेमाल करना ना पड़े। तो यहां पर यूएस जो है, जो चाइना के शेडो में अलग अलग नेशंस हैं उनके साथ अलायंस बना रहा है, जिससे कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करे तो एशियन कोएलिशन जो है वो चाइना के खिलाफ हो जाए। और चाइना नहीं चाहेगा यूएस को सही साबित करना, क्योंकि एशियन कोएलिशन का मानना है चाइना इज एन एग्रेसर, तो चाइना प्रूफ क्यों करेगा? दूसरी बात, अगर यूएस का मिलिट्री रिकॉर्ड देखो तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में काफी पुअर रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। चाहे वियतनाम की बात कर लो, साउथ कोरिया की बात कर लो, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, हर जगह जो स्टेटेड एम्स थे वो यूएस नहीं अचीव कर पाया है। तो इस एरिया में यूएस डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा ताइवान वाले मुद्दे पर, तो इतना बेनिफिट यूएस को है नहीं। यहां पर चाइना जो है सुनजू की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि सबड्यूइंग योर एनिमी बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। रशिया का एग्जांपल चाइना के सामने है कि देखो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रशिया का जब इन्वेजन हुआ तो उस ऑपरेशन के बाद हम सोच रहे थे कितनी दिन का खेल है, कीव में पुतिन और जो रशिया है वो मौजूद होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यानी कि रशिया इस वॉर में कितने लंबे समय तक अभी एंगेज है, तो चाइना नहीं चाहेगा इतने लंबे समय तक ताइवान वाले एंगल में उलझना, राइट। ऐसे ही ताइवान जो पॉपुलेशन है वो हो सकता है फ्ली कर दे उस आइलैंड से, निकल जाए, वो सिंगापुर चली जाए, यूरोप चली जाए। जब वो जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? अरे टेक्निकल नो हाउ लेकर चले जाएंगे, जिसका फायदा खुद चाइना को मिलता रहा है। यानी कि ताइवान की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसका फायदा चाइना भी लेता है। ताइवान बेस्ड कितने सारे इन्वेस्टर्स की फैक्ट्री चाइना में है, वो भी अपने इन्वेस्टमेंट को चाइना से हटाना शुरू कर देंगे, राइट। तो इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा चाइना को। जैसे कि पिछले कुछ समय में वियतनाम एंड इंडोनेशिया में कितने सारे ताइवानीज इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी फैक्ट्रीज को चाइना से शिफ्ट भी करना शुरू कर दिया था। तो यानी कि अदर ऑप्शंस को अगर हम एक्सप्लोर करें तो जैसे ये इंटरेस्टिंग एंगल आपको पता लगेगा कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद अब जो पहली राइवलरी थी, यानी कि एक तरफ मुस्लिम देश हैं जी, एक तरफ इजराइल और यूएस है जी, अब वो ब्रेक हो रहा है। यानी कि अब कई सारे जो मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो इजराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो इससे एक इंटरेस्टिंग एंगल पता लगता है कि अगर इंडिया और मिडिल ईस्ट की करीबियां बढ़ रही हैं तो ऐसे में और जो पाक है और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, तो मुझे बताइए उसकी जो फ्रेंडशिप है उसमें वीकनेस आएगी कि नहीं आएगी? यानी कि अगर पाकिस्तान चाहेगा कि मैं इन इस्लामिक नेशंस को साथ लेकर कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करूंगा, तो यहां पर उसको हार देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के नेशंस भी यूएस या फिर इजराइल या फिर अन्य नेशंस के साथ, एग्जाम्पल इंडिया के साथ बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ा रहे हैं। अब वो क्यों बढ़ा रहे हैं? वो अपने फायदे के लिए बढ़ा रहे हैं, राइट। अब इस एंगल में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आता है। जिन्ना का कहना था कि व्हेनेवर एनी कंट्री डज वी कैन नॉट, मतलब अगर किसी भी देश ने, मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ा, तो इजराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके राइट्स को सब्जुगेट करना। So whatever any country does, we cannot ever accept Israel as long as Palestinians are not given their right। यानी कि वो एरिया पैलेस्टीनियंस का है तो उसको पैलेस्टीनियंस को देना चाहिए। तो ये जिन्ना का सोचना था, ये इनका एनालिसिस था। पाकिस्तान आज तक अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, टुवर्ड्स इजराइल इसी हैंगओवर में चल रहा है, राइट। और अगर वो ऐसे चल रहा है तो मुझे बताइए इजराइल अब
कितने सारे जो मुस्लिम देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो इजराइल के खिलाफ होते थे, अब वो इजराइल के फेवर में होने लग गए हैं। तो पीछे पीछे पाकिस्तान भी अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, डिफेंस बेनिफिट्स के लिए हो सकता है इजराइल के साथ आना स्टार्ट कर दे। और जैसे ही वो इजराइल के साथ आएगा तो तुरंत उसकी एक नैरेटिव में डिफीट हो जाएगी। वो डिफीट ये होगी कि वो कहता है कि पैलेस्टीनियन के राइट जब तक नहीं मिलेंगे तब तक जो है हम जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उसी की जनता, उसी का एस्टेब्लिशमेंट उससे पूछेगा कि भाई जब तुम पैलेस्टीनियन के राइट्स का हमें राग सुना रहे हो इतने टाइम से कि उन्हीं का एरिया है, इजराइल को हटाओ, और आज तुम इजराइल के साथ हाथ मिला रहे हो, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में तुम जो कश्मीरी मुस्लिम के राइट की बात कर रहे हो, ये आइडिया भी तुमने फारसी बनाया हुआ है, ये आइडिया भी एक पॉलिटिकल आइडिया है केवल अपने बेनिफिट के लिए। तो ये जो उनका नैरेटिव है ये भी डिफीट हो जाएगा। एक तरफ पैलेस्टीन मुस्लिम्स के राइट, एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम्स के राइट की आप बात कर। जब पैलेस्टीन के मुस्लिम्स के राइट को आपने साइडलाइन कर दिया अपने बेनिफिट के लिए, तो फिर ये जम्मू कश्मीर का राग किस बात का है, राइट? 2017 में मोदी जी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल, और अभी जो हमारा ट्रेड है $20 बिलियन के मार्क को यू कैन से कनेक्ट कर रहा है, राइट? We were targeting this. Now, अरब को लगता है कि इंडिया इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अब वो केवल ऑयल पर नहीं डिपेंडेंट रहना चाहते, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इंडिया इज हैविंग दिस डाइवर्सिटी, तो अरब एंड इंडिया आर गेटिंग क्लोज। और आप ये देखिए एग्जांपल, जो OIC है उसमें पाकिस्तान ने दरख्वास्त लगाई कि मैं एक मीटिंग करना चाहता हूं। OIC ने कहा किस मुद्दे पर? कहा कश्मीर के मुद्दे पर। OIC ने कहा टाइम नहीं है। तो यानी कि OIC रिजेक्टेड मीटिंग ऑन कश्मीर। ये शो करता है इस वाले एनालिसिस को कि ये एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है, राइट? दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो मुझे लगता है कि अब आपको इस पूरे मुद्दे पर, इस एनालिसिस से जबरदस्त क्लैरिटी आ गई होगी। तो अगर जबरदस्त क्लैरिटी आ गई तो कमेंट में मैसेज कर दीजिए जबरदस्त, ठीक है? नाउ एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इमर्जिंग ओवर पाक, POK and Taiwan. How is India managing its interest in backdrop of proactive stances? तो recently हमारे जो stances हैं वो बहुत ज़्यादा proactive हैं। तो ऐसे में इस तरीके से हम अपने इंटरेस्ट को, अपने हित को कैसे और कौन से हित को हम यहाँ पर पूरा करेंगे, ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको दिया है अभी। तो इसके एंगल सब आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगे। जिनको आंसर राइटिंग सीखनी है तो आप PSIR आंसर राइटिंग सर्च करेंगे ना तो वीडियोस आ जाएंगी। तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है कि हाउ यू कैन स्कोर वेल इन मीन्स। तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, नुआंसेस होती हैं। शशांक त्यागी फॉर यू मेरा इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पर तुरंत कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर सारी अपडेट्स आती रहती हैं, मैं इंटरेक्ट भी करता रहता हूँ टेलीग्राम पर। और अगर आप और कौन से ज़बरदस्त एनालिसिस आप चाहते हैं तो यू कैन जस्ट मेंशन इन कमेंट। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।